में क्रिप्टो करेंसी को लेके कि आप उसको कैसे लेते हैं, मतलब वो ट्रेडिशनल करेंसी से कैसे डिफरेंट। क्रिप्टो को करेंसी बोलना तो पहली बात सबसे बड़ी एग्री, क्रिप्टो इज मिराज, एक धोखा है। जो धोखा एकदम से सामने हटेगा, जब आप मिराज देखते हैं तो आपको सब कुछ सच लग रहा होता है। तो आज वो सच लग रहा है। मुझे ये जानना है सर कि आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट को कैसे लेते हैं, बिकॉज हमारे पेरेंट्स बचपन से यही कहते हैं कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि आप और मैं आज फिटनेस पे 1 घंटा बात करेंगे और नीचे जाके मोमोज। एक आजकल सर सबका बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या अपना खुद का घर लेना चाहिए या फिर रेंटेड हाउस में ही चल जाएगा। सर अपनी सेविंग्स के साथ लोग कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करें? ऐसी कौन सी फाइनेंशियल हैबिट है जिसने आपकी लाइफ को बदला? काफ़ी सारे लोग हैं जो एक रैट रेस में है 9 to 5 वाली जॉब में, ठीक है, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं बिकॉज उनका ज़्यादातर टाइम वहाँ पे जाता है। तो वो कैसे वहाँ से फ्री होके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़े? अगर कल को मैं आपको बोलूं कि यूपीआई आप 100 रुपीज़ करेंगे, उसके लिए आपको मुझे 2 रुपये पे करने पड़ेंगे या 1 रुपया पे करना पड़ेगा या 10 पैसे पे करने पड़ेंगे, क्या आप यूपीआई यूज़ करेंगे? तो वो कहते कि नहीं मैम, आपको पता नहीं है कि मैंने तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, इनफैक्ट आपको भी करना चाहिए। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि चलिए आपने कर लिया, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या आप उस क्रिप्टो के पैसे को इन कैश कर सकते हो? एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में क्रिप्टो करेंसी को लेके कि आप उसको कैसे लेते हैं, मतलब वो ट्रेडिशनल करेंसी से कैसे डिफरेंट है। और आजकल क्रिप्टो का बहुत चल रहा है कि काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट भी करा है, तो आपके नज़र में क्या है वो? तो देखिए, क्रिप्टो कोई करेंसी तो है नहीं। अगर आप कोई भी एक ऐसी करेंसी जो बहुत फ्लक्चुएट करती है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल चैलेंजेस इतने हो जाएंगे कि आपको उस पर ऑपरेट करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। तो करेंसी तो इसके नाम से हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिसाइड होती है उसकी अर्निंग से या फिर सेविंग से। जैसे कि अगर आप एक घर खरीदते हैं, तो घर आपको कितनी अर्निंग दे सकता है या सेविंग्स दे सकता है। घर खरीदेंगे तो आप 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उसको खुद कंज्यूम करेंगे यानी कि रहेंगे, या फिर आप उसको रेंट आउट करेंगे। तो अगर आप उसमें खुद रहने वाले हैं तो आप उसका रेंट सेव करते हैं, या फिर आप उसको अगर रेंट पे देते हैं तो जो रेंट आता है उसको आप एज एन इनकम लेते हैं। तो किसी भी एसेट क्लास की वैल्यू डिसाइड होती है उसकी अर्निंग से। जैसे कि आप एफडी कराते हैं, तो एफडी पे आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो उस एसेट क्लास की वैल्यू मेरे उस एफडी से जनरेट हो रही है, राइट। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो कंपनी की अर्निंग्स होती हैं वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड करती हैं कि आपको उसको स्टॉक्स के लिए कितना पे करना चाहिए। क्रिप्टो अपने आप में कोई पैसा नहीं कमा सकता। आप क्रिप्टो करेंसी के कोड्स को रख के छोड़ दीजिए और आप आइए 4 या 5 दिन बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, उसने खुद से कुछ नहीं किया होगा। इट वर्क्स ऑन अ थ्योरी कॉल्ड बिगर फूल थ्योरी, जो कि ट्यूलिप बबल के साथ भी हुआ, जो कि डॉट कॉम के साथ भी हुआ, जो कि हाउसिंग क्रैश के टाइम पे भी हुआ, और आप देखिएगा क्रिप्टो करेंसी के साथ भी होगा। कितने टाइम बाद होगा ये मुझे नहीं पता। वॉरेन बफे कहते हैं, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, यू कैन ओनली वैल्यू द मार्केट। मुझे नहीं पता क्रिप्टो करेंसी का क्रेज कितने टाइम चलेगा, ना ही उस टाइम पे जब ट्यूलिप बबल चल रहा होगा कोई आपको बता सकता होगा कि लोग ट्यूलिप फूल के पीछे कितने टाइम तक पागल रहने वाले हैं। डॉट कॉम बबल कितना टाइम तक चलने वाला है, ये आपको कोई नहीं बता सकता। यू कैन ओनली वैल्यू द मार्केट, एंड क्रिप्टो की वैल्यू जीरो है। अगर आप आज मुझे, और हो सकता है इस बात पे बहुत ट्रोल हो, लोग बहुत मजाक भी उड़ाए, अगर आप मुझे कोई बिटकॉइन 100 रुपए में भी ऑफर करेंगे तो मैं उसके लिए 100 रुपए भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू जीरो है। बिटकॉइन अपने आप में कुछ अर्न नहीं कर सकता। तो आपको उन्हीं एसेट क्लास को खरीदना है जिसकी अर्निंग्स आपको समझ में आती है। मैं आज के टाइम में बहुत लोगों से मिला हूँ और बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया है कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा है वैसा है। कभी भी मुझे समझा नहीं पाए कि बिटकॉइन अपने आप से पैसे कैसे अर्न करता है। वो हमेशा एक बात पे शिफ्ट कर जाते हैं, ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी। तो इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है, ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी के बहुत बेनिफिट यूजेस हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज हैं। बट क्या उससे कोई वैल्यू जनरेट हो सकती है? वो आप अगर ब्लॉकचेन से कोई बिजनेस बना दें देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज के टाइम में इंडिया में हो सकता है सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो वोटिंग। आप वोट करते हैं तो आपको उसके लिए एक बूथ पे जाना पड़ता है, जबकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, बट आप एक बूथ पे जाते हैं। इसको हम ब्लॉकचेन से मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं कि आपने घर बैठे वोट किया, आपका वोट सिर्फ इलेक्शन कमीशन को पता है और आपको पता है।
बीच में किसी पार्टी को नहीं पता, क्योंकि आप बूथ पे वोट ही इसलिए करना चाहते हैं कि वो वोट की सीक्रेसी सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। कल को ऐसी Correct. गवर्नमेंट आ जाए जिसके अगेंस्ट आपने वोट किया तो वो आपसे उस चीज का रिवेंज लेने लग जाए, ऐसी हम्म सिचुएशन कोई भी किसी कंट्री में नहीं चाहता। तो ब्लॉकचेन यूज करके आप वोटिंग कर सकते हैं। आप अगर कोई कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाती है तो वो कंपनी इस बात के लिए कितना चार्ज करती है, उसकी अर्निंग्स पे मैं उस कंपनी की वैल्यू डिसाइड कर सकता हूँ। बट अपने आप में टेक्नोलॉजी पैसा जनरेट कर देगी, वो नहीं होगा। आपने यूपीआई का एग्जांपल दिया, मेरे हिसाब से बिटकॉइन से ज्यादा जो रेवोल्यूशन लाए पेमेंट करने में तो यूपीआई लेकर आई। करेक्ट आज से आप 10 साल पहले कैसे पेमेंट करते थे? आप जेब में 100 रुपए का नोट लेके चलते थे, कोई आपको 50 बोलता था, आपको 50 रुपए के छुट्टे ढूंढने पड़ते थे, जो कि बहुत मुश्किल होता था। आज के टाइम में बहुत ज्यादा ईजी हो गया। आज आपके टाइम में एक बेगर भी बोलता है कि आपके पास चेंज नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे 10 रुपए यूपीआई से दीजिए। इससे बड़ा रेवोल्यूशन क्या होगा? करेक्ट अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कल को मैं आपको बोलूं कि यूपीआई आप 100 रुपीज करेंगे, उसके लिए आपको मुझे 2 रुपए पे करने पड़ेंगे, या 1 रुपया पे करना पड़ेगा, या 10 पैसे पे करने पड़ेंगे, क्या आप यूपीआई यूज करेंगे? लोग इमीडिएटली कैश पे शिफ्ट कर जाएंगे। करेक्ट आप पे करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कैसे मैं क्रिप्टो जैसी करेंसी के लिए पैसा पे कर देता हूँ जो खुद में वॉलेटाइल है? यूपीआई तो एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप पैसा एक्सचेंज करते हैं, राइट? तो टेक्नोलॉजी से अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बन सकती। उस टेक्नोलॉजी को यूज करके कितने बिजनेस क्रिएट हुए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी आई जीरोधा। पहले आप अगर, आई थिंक यूपीआई ने बहुत कंपनीज क्रिएट करी हैं जिसकी वजह से कंपनीज के साथ बहुत इजी हो गया एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करना। तो उन कंपनीज को हम वैल्यू कर सकते हैं। यूपीआई अपने आप में एक फैक्टर बन गया उन कंपनीज की सक्सेस के लिए। बट क्या यूपीआई के लिए मैं पे करने लग जाऊं तो ये बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से फुलिशनेस है, और इसकी अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं है। यू आर वर्किंग ऑन अ थ्योरी कॉल्ड बिगर फुल थ्योरी, कि आज मैं बिटकॉइन खरीद लूं और ये बिटकॉइन फ्यूचर में कोई मुझसे खरीद लेगा 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए वाला बोल रहा है कोई मुझसे फ्यूचर में 4 लाख का खरीद लेगा, फिर 4 लाख वाला बोल रहा है मुझसे कोई 6 लाख का खरीद लेगा। बट दिस चेन विल स्टॉप। व्हेन इट विल स्टॉप आई डोंट नो। मैं मार्केट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मेरे पास वो स्किल नहीं है। मेरे हिसाब से वर्ल्ड में किसी के पास वो स्किल नहीं है जो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट आप मार्केट्स को वैल्यू कर सकते हैं, और वैल्यू करने के लिए आपको वापसी जाना पड़ेगा उनकी रियल अर्निंग्स के ऊपर। करेक्ट। इससे जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है सर, कि वन ऑफ आवर क्लाइंट जिनको हम प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहे थे कि आपके लिए प्रॉपर्टी बेस्ट है, एंड वो बहुत डेस्परेट थे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी। उनके पास काफ़ी अच्छा कैपिटल था कि हाँ मेरे पास अभी 15-16 लाख रुपए हैं। तो लेकिन क्या हुआ ना, थोड़े टाइम पे, जिस टाइम पे क्रिप्टो और ये डिजिटल करेंसी को लेके बहुत हवा चल रही थी, तो ऑन द स्पॉट जैसे मैंने उनको आफ्टर 1 वीक कॉल किया कि सर व्हाट्स योर प्लान, और आपको मतलब अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी में, आपको प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी आएगा और एज वेल एज मतलब आपका आराम से मतलब पैसा जाना है, कुछ ऐसा होना नहीं है। तो वो कहते कि नहीं मैम, आपको पता नहीं है कि मैंने तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, इनफैक्ट आपको भी करना चाहिए। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि चलिए आपने कर लिया, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या आप उस क्रिप्टो के पैसे को इन कैश कर सकते हो? ही सेड कि नहीं वो अभी तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम कर पाएंगे ऐसा। तो मतलब सोचिए कि वो उतना बड़ा डिसीजन उन्होंने ये ले लिया था कि हमें ये इन्वेस्ट करना है। इसमें देखिए इमरजेंसी वाली बात ही नहीं है। लोगों को ये लगता है, लोग आपको बहुत एग्जाम्पल बताएंगे कि मैंने आज से 5 साल पहले क्रिप्टो खरीदा था, वो मान लीजिए 1 लाख का था, वो 10 लाख का हो गया। मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बात सही है, 10 लाख का हो गया, वो रियल वैल्यू दिखा रही है। और अभी तो क्रिप्टो के अंदर बहुत ज्यादा रेगुलेशन की चेंज है। गवर्नमेंट आपको बार बार मना कर रही है कि आप क्रिप्टो में मत ट्रेड कीजिए, उस पर टैक्स भी बढ़ा दिया, उस पर टीडीएस भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। बट आप ग्रीड को रेगुलेट नहीं कर सकते। ये कभी भी वर्ल्ड में नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप ग्रीड को रेगुलेट करना चाहते हैं, आपको जो रेगुलेट करने वाला है वही आपको अपना दुश्मन लगने लग जाता है। जैसे कि ट्यूलिप मेनिया के टाइम पे अगर एक कोई बोलता कि नहीं आप ये फूल नहीं खरीद सकते, लोग बोलते कि मुझसे कोई महंगा खरीद रहा है, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप बीच में मत आइए इसके। ऐसे ही टाइम .com बबल के टाइम पे हुआ, तो ये एक दिन क्रैश करना ही है। जब आप इस क्लाइंट के एग्जाम्पल लेते हैं तो आप इस बात को सोचिए कि जब उन्होंने 1 लाख से 10 लाख बनाए, इस 10 लाख को वो कंज्यूम नहीं करेंगे, वो और 10 लाख रुपए लाने वाले हैं, इसमें और इन्वेस्ट करने वाले हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट। अगर आपको एक किसी चीज से सक्सेस मिल रही है तो आप उसको बार 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 रिपीट करेंगे, और ये होगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने किसी एक एसेट क्लासेस से, काफी मेरे को जो जानते हो बोलते हैं हमें पता है, आपने जो फंडा क्रिप्टो का समझाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दिस इज ट्रू, क्रिप्टो इज अ गैम्बलिंग, बट ये सिर्फ मैं 10 लाख रुपए से ही करूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा। मैंने कहा ये तो आपके बेसिक नेचर के अगेंस्ट जाता है, आप ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? अगर कोई चीज आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट दे रही है तो आप उसको कैसे स्टॉप करेंगे? तो इसके लिए आई थिंक आपको मार्केट समझने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत अच्छी मूवी लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जो कि मूवी फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में नहीं है, ये ग्रीड के बारे में है। वो मूवी सबको देखनी चाहिए। मूवी का नाम है तुम्बाड।
ओके। और ये एक बहुत हॉरर स्टोरी है जहाँ पे एक दादी अपने पोते को समझा रही होती है, वो बताती है कि लालच में जाना ना जाना सिर्फ तुम्हारी चॉइस है। करेक्ट। ग्रीड के अंदर एंटर ना करना आपकी चॉइस होती है। हुँ, उसके बाद ग्रीड आपको ड्राइव करता है, और ग्रीड किसको कितना ड्राइव करेगा, किसको कितना बर्बाद करेगा, ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कोई मेजर नहीं कर सकता। हुँ, बट वेदर यू एंटर इनटू ग्रीड और नॉट, दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस। एंटर करने के बाद आपकी खुद की चॉइस नहीं रह जाती कोई, फिर हुँ, आपको ग्रीड ही ड्राइव करा रहा है, क्योंकि आप उस लालच में पड़ चुके हैं कि आज क्रिप्टो इतने का हुआ, फिर आप दूसरा कॉइन ढूंढेंगे, फिर तीसरा ढूंढेंगे। मैंने आज तक पता नहीं कितनी रील्स देखे इंटरनेट पे कि आप मुझे 4 कॉइन बता दीजिए, और वो 4 कॉइन के नाम बता देते हैं कि आज ये 10 रुपए का है, परसों 200 का हो जाएगा। आप मुझे सोचिए, अगर इतना ही आसान है, इतना ही आसान होता, तो ये गवर्नमेंट्स इतने काम क्यों कर रही है? मेट्रो बना रही है, आप बिजनेस बना रहे हैं, हुँ, लोग इतना सारे काम क्यों कर रहे हैं? अगर सिर्फ यही है कि मुझे कॉइन खरीदना है, और वो इतना आसान बना दिया है कि आज के टाइम में स्टूडेंट्स इन्वेस्ट कर पा रहे हैं 10 रुपए से, 50 रुपए से, तो फिर सारी दुनिया क्रिप्टो ही बनाने लग जाएगी। हुँ, फिर वैल्यू कैसे जनरेट होगी? राइट। हर इंसान वही काम करना चाहता है ना जिसमें उसको मैक्सिमम रिटर्न दिखे। हुँ, 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 तो हुँ, अगर मेरे को क्रिप्टो में ही इतना रिटर्न मिलना है, तो अल्टीमेटली एवरीवन विल बी डूइंग क्रिप्टो। इतना मुश्किल काम थोड़ी है। आज हुँ, कोई आपको क्रिप्टो खरीदने के लिए क्या एजुकेशन चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। आप एक ऐप लीजिए, इंटरनेट लीजिए, और आप क्रिप्टो खरीद लीजिए, और आपके पैसे करेक्ट। बढ़ते रहेंगे। हुँ, तो ऐसा चल नहीं सकता। लोगों को ग्रीड के अंदर लोग लॉजिक भूल जाते हैं। हुँ, और ये आज राइट। पहली बार नहीं हुआ है। मैंने आपको हिस्ट्री इसलिए बताई कि ये सदियों से चलता आ रहा है, और ये आखिरी बार भी नहीं है। ये हुँ, फिर होगा। कल को क्रिप्टो की जगह कुछ और चीज़ आएगी जिसमें लोगों को ऐसा लगेगा कि बस हम ही बच गए हैं, हुँ, और हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारा ये अमीर होना बच गया था, और हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और हमारा पैसा बच जाएगा। बल्कि ऐसा होता नहीं है। आई थिंक टाइम विल टेल द स्टोरी। कितना टाइम लगेगा वो हम देखते हैं। उस टाइम बाद अगर ये कोई रील देख रहा होगा या पॉडकास्ट देख रहा होगा तो उसको समझ आएगा। बट फिलहाल के लिए करेक्ट। माय व्यूज ऑन क्रिप्टो रिमेन्स एब्सोल्युटली इन लाइन टू वॉरेन बफे। वॉरेन बफे से क्रिप्टो इज अ मिराज। आई एग्री, क्रिप्टो इज अ मिराज, एक धोखा है। जो धोखा एकदम से सामने हटेगा। जब आप मिराज देखते हैं तो आपको सब कुछ सच लग रहा होता है। तो हुँ। आज वो सच लग रहा है, वो टाइम आने वाले टाइम पे हटेगा। बहुत अच्छा। अब एक मुझे ये जानना है सर कि आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट को कैसे लेते हैं? बिकॉज़ हमारे पेरेंट्स बचपन से यही कहते हैं कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड आपको उसको इमरजेंसी फंड की तरह भी लेते हैं आजकल गोल्ड को, तो आपके नज़रिए में गोल्ड क्या है? देखिए, मैं गोल्ड में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता। मैं गोल्ड में बिलीव नहीं करता, बट गोल्ड क्रिप्टो से थोड़ा-सा अलग है। गोल्ड भी अपने आप में कोई अर्निंग नहीं जनरेट कर सकता। अगर आप देखिए, आप एक गोल्ड का 1 किलो का बार रखिए यहाँ पे, हुँ, और आप देखते रहिए उसको 10 दिन तक, 20 दिन तक, 1 साल तक, वो अपने आप में आपको कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं दे सकता। तो मैं इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करता। बट गोल्ड थोड़ा-सा डिफरेंट इसलिए है कि गोल्ड गोल्ड को गवर्नमेंट की बैकिंग है। कुछ डेकेड्स पहले तक गवर्नमेंट्स गोल्ड को अपनी करेंसी का एज़ अ रिज़र्व रखती थी। आप जितने नोट उतने छाप सकते हैं जितना आपके पास गोल्ड का बैकअप था। वो चीज़ अब हट चुकी है। बट गोल्ड की फिर भी एक वैल्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने उनको बैकअप किया हुआ है। तो गोल्ड क्रिप्टो से तो स्टिल बेटर है। बट गोल्ड इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसको एज़ इन्फ्लेशन को हेज करने का इंस्ट्रूमेंट रख के रखें, क्योंकि वो आपको हो सकता है 5-6% जितनी करेंसी डिप्रिशिएट होगी उतना ही गोल्ड आपको लॉन्ग रन में हुँ, बढ़ के देगा। तो हुँ, अगर आप वैसे थोड़ा बहुत गोल्ड रखना चाहते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं पर्सनली कोई गोल्ड नहीं रखता। मेरे पास इवन पहनने के लिए भी कोई गोल्ड नहीं है, और एज़ एन इन्वेस्टमेंट भी कोई गोल्ड नहीं है। तो ओके। मेरी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपने माइंड को ट्रेन भी, जैसे मशीन लर्निंग होती है, वैसे ह्यूमन लर्निंग भी होती है। हुँ, आपको हर बार धीरे-धीरे सीखना पड़ेगा कि आप चीज़ों की रियल वैल्यू कैसे समझ सकें, और उसी के आस-पास इन्वेस्ट करें। परफेक्ट आप कभी नहीं हो पाएँगे, बट धीरे-धीरे आपको उसको ज़ोन में लाना पड़ेगा। जैसे-जैसे धीरे-धीरे आप उस ज़ोन में आते जाएँगे, आप एक वैल्यू इन्वेस्टर बनते जाएँगे। तो करेक्ट। उसके लिए आपको ऐसे हर एसेट क्लास से दूर रहना पड़ेगा जिसकी अपनी इंट्रिंसिक कोई वैल्यू नहीं है। और गोल्ड भी वही सिचुएशन है। गोल्ड की वैल्यू जो आप पास्ट में देखते हैं वो बढ़ी है, वो क्योंकि रुपए की वैल्यू बहुत स्पीड से डेप्रिशिएट हुई है। हुँ। अगर आप गोल्ड को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करके देखें तो गोल्ड की वैल्यू 4, 5 और 6% से ज़्यादा नहीं बढ़ती। सर मुझे ये जानना है कि आप एज़ अ फाइनेंस एडवाइज़र अभी काम कर रहे हैं, है ना? तो इस चीज़ का मोटिवेशन आपको कैसे आया? सो आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, और ना ही किसी को मुझसे ऐसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ओवर द वीडियो लेनी चाहिए। बट जहाँ तक बात करें मोटिवेशन की, मेरी अंडरस्टैंडिंग में मोटिवेशन इज़ अ वेरी ओवररेटेड इमोशन। हुँ, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। आप भाई, बहुत अच्छा कोट है जो मैंने शायद एक बुक में पढ़ा था, एटॉमिक हैबिट्स में। मोटिवेशन इज़ अ वेरी, वेरी ओवररेटेड कॉन्सेप्ट। इट इज़ द एनवायरनमेंट व्हिच मैटर्स द मोस्ट। हुँ, शायद कोट में थोड़ा डिफरेंटली कोट कर रहा हूँगा, बट इसका मीनिंग यही है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता। मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि आप और मैं आज फ़िटनेस पे 1 घंटा बात करेंगे और नीचे जाके मोमोज़ खा लेंगे।
ठीक है। करेक्ट। बट आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा अपने अराउंड किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। अगर मुझे फिटनेस अचीव करनी है, किसी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है, तो आपको अपने अराउंड ऐसे लोग चाहिए होंगे जो इस बारे में बात करते हैं। आपके घर में लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे। आप तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत अच्छी तरह से समझ गए, बट आपकी फैमिली उस चीज़ को नहीं समझती। आपने सोचा मैं अपने एक्सपेंसेस कैप कर दूंगा 50% पे, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको पुश करते हैं और एक्सपेंस करने के लिए, तो वो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा उस चीज़ को करना। तो आपको एज ए फैमिली समझना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को, आपके अराउंड ऐसे लोग रखने पड़ेंगे, आपको प्रोफेशनली उस वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसकी कोचिंग लेनी पड़ेगी। ये सब आप काम आपको करने पड़ेंगे। तो मोटिवेशन मेरी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं होती, एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना सीखना चाहिए। करेक्ट। एक आजकल सर सबका बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या अपना खुद का घर लेना चाहिए या फिर रेंटेड हाउस में ही चल जाएगा? क्वेश्चन काफ़ी आता है एक्चुअली, एंड देखिए इसका काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो सकती है। सबसे पहली बात तो घर खरीदना आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, या किसी भी डिसीजन के लिए मेरे हिसाब से इंसान दो तरीक़ों से डिसीजन लेता है, एक इमोशनल और एक रैशनल। हुँ, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए इमोशनल हैं, तो आई डोंट थिंक आपको फिर उसकी कैलकुलेशन या फिर उसकी रैशनैलिटी में कि फ़ायदा होगा, नहीं होगा, जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है घर को लेके कि अपना घर होना चाहिए, काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके इमोशनल होते हैं। बट वो इमोशन का फिर एक कॉस्ट भी होता है। हुँ, बिकॉज़ स्पेशली अर्ली लाइफ़ में अगर अभी हम वैल्यू को साइड में रख दें और इसके बारे में हम बात करेंगे, अगर आपने अपना करियर अभी शुरू ही किया है और उस टाइम पे आप घर ले लेते हैं बिकॉज़ इट वाज़ एन इमोशनल डिसीजन फॉर यू, तो उसकी बहुत हेवी कॉस्ट आपको काफ़ी टर्म्स में पे करनी पड़ती है, जो कि लोग रियलाइज़ नहीं करते। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने 50% एक्सपेंस को कैप करने की, सब अगर आप घर की ईएमआई देखते हैं, तो वो ईएमआई ही आपकी सैलरी की 40-50% हो जाएगी। इसका मतलब यूजुअली होम लोन होता है 20-20 साल के लिए। आप 20 साल तक कोई पैसा सेव नहीं कर पाएँगे, व्हिच आई थिंक इज़ अ वेरी, वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि आप सिर्फ़ एक एसेट क्लास घर को बनाने के लिए आपने 20 साल के लिए अपनी सेविंग्स रोक दी। क्योंकि अगर 40% आपकी सैलरी की ईएमआई है, तो हुँ, ऑब्वियसली आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस भी होंगे। वो मान लीजिए 50% भी होते हैं, तो आपके पास पैसा बचाने के लिए दूसरा स्कोप ही नहीं होगा। हुँ, दूसरी चीज़, अर्ली करियर में लोगों का बहुत एफर्ट होना चाहिए कि कैसे वो अपनी सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं। हुँ, अगर आज आप देखें, मान लीजिए आप एक सिटी में रह रहे हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लीजिए आप नोएडा में रह रहे हैं और आपने वहाँ पे एक घर ले लिया। अब आपको अगर कोई जॉब के लिए ऑफ़र आता है दिल्ली से, गुड़गाँव से, आपके पास सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है कि आपने तो घर ही खरीद लिया नोएडा में, तो आप जॉब्स ढूँढ सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ नोएडा के उसमें। तो राइट। नंबर ऑफ कंपनीज़ यू कैन अप्रोच दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। हुँ, और दूसरी बात, आप बैंगलोर, पुणे, चेन्नई जाने की तो सोच ही नहीं सकते। बट हुँ, धीरे-धीरे हम देख रहे हैं हब्स और भी क्रिएट हो रहे हैं। जैसे आप देखिए तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ा आईटी हब क्रिएट हुआ। हुँ, काफ़ी लोग वहाँ पे करेक्ट। जॉब कर रहे हैं। हुँ, तो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है आपके पास कि आप कहीं भी कंपनी से डिस्कशंस को ले सकते हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो लोग काफ़ी मिस कर देते हैं। अब आप देखिए, आपने अगर घर लिया और आपको अचानक से 2 साल बाद, 3 साल बाद पुणे की किसी कंपनी से अच्छा ऑफ़र आता है, तो आप क्या करेंगे? आप इस घर को रेंट पे देंगे और उस घर में रेंट पे रहने लग जाएँगे। तो जो आपका इनिशियल पर्पज़ था कि मेरा इमोशनल डिसीज़न है, वही खत्म हो गया। या दूसरा ऑप्शन आप क्या करेंगे? आप ऐसे ऑफ़र्स को डिक्लाइन करते रहेंगे। तो आपके लिए करियर में ग्रो करना थोड़ा और मुश्किल हो गया, क्योंकि आपके पास लिमिटेड कंपनीज़ हैं, ठीक है? हुँ, अब दूसरी बात आते हैं कि ये इमोशनल डिसीजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो एक बहुत पर्सनल चॉइस है। बट लेट्स से आप घर लेते हैं कि नहीं, आप रैशनैलिटी पे जाते हैं कि भई मेरे को कैलकुलेट करना है कि घर लेने का फ़ायदा है या नहीं है। हुँ, तो मेरे हिसाब से घर की अगर आप रेंटल यील्ड देखेंगे, आप खुद प्रॉपर्टी की फील्ड में हैं, तो दिल्ली एनसीआर जैसी सिटीज़ में, किसी भी मेट्रो सिटी में, घर की जो टोटल रेंटल यील्ड है, वो है 2 से 3%। यानी कि अगर ₹100 का घर है, तो आपको 2 से 3 रुपए रेंट पे मिल जाता है, हुँ, ईयरली करेक्ट। रेंट पे। अगर हुँ, 1 करोड़ का घर है, तो आपको 2 से 3 लाख रुपए ईयरली रेंट पे मिल जाएगा, हुँ, जो कि बहुत ही चीप फैसिलिटी है आपके पास, या फिर बहुत ही वैल्यू इन्वेस्टिंग है। इसको चीप तो नहीं बोल के वैल्यू इन्वेस्टिंग है कि आपको 2 से 3 रेंटल पे कोई चीज़ मिल रही है। आपको दुनिया में किसी चीज़ का रेंटल अगर इतना लो मिले, तो वो घर नहीं, आपको कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। हुँ, तीसरी चीज़ आते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं घर की वैल्यू एप्रिशिएट करती है। हुँ, तो हम दोबारा उसी डिस्कशन पे आएँगे। वॉरेन बफे का एक कोट है, प्राइस इज़ द स्लेव ऑफ अर्निंग्स। मतलब किसी भी एसेट्स की जितनी अर्निंग इंक्रीज़ होती है, लॉन्ग टर्म में उनका प्राइस भी उतना ही बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप हुँ, हमारी रेंटल यील्ड देखेंगे या रेंट का इंक्रीमेंट देखेंगे, तो पूरे इंडिया में ऑन एन एवरेज ये प्राइस बढ़ता है 5 से 6%। तो इतना ही आपको हाउस में एप्रिसिएशन दिख सकता है। अब काफ़ी लोग ऐसे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हमारे तो मौसा जी ने, हमारे अंकल ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी 5 हुँ, लाख रुपए की, वो 10 साल के अंदर 5 करोड़ की हो गई। हुँ, बिल्कुल बात सही है, बट ये स्पेकुलेशन आ जाती है
क्या गारंटी है कि आप जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं और 5 लाख से 5 करोड़ की हो जाएगी? ये नहीं है। ऐसे तो बहुत स्टॉक्स भी हैं जो कल 20 रुपए के थे और अचानक से 20,000 हो गए। क्या इस पूरे पॉडकास्ट में हमने कहा कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उन स्टॉक्स पे करनी चाहिए? नहीं। हमने किस बात करी? मार्केट की एवरेज पे बात करी, करेक्ट। जहाँ पे कुछ कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी, कुछ कंपनीज बहुत खराब करेंगी। ऐसे ही कुछ घर का रिटर्न आपको बहुत अच्छा दिखेगा, कुछ घर का रिटर्न बहुत खराब दिखेगा। बट अगर आप मार्केट का एवरेज लेंगे तो हाउसिंग का रिटर्न 5 से 6%, रेंटल डीड 2 से 3%। तो टोटल आप अर्न कितना कर रहे हैं? मैक्सिमम हाउसिंग से आप अर्न कर रहे हैं 9 से 10% ऑन एन एवरेज। तो इसके बाद कोई सेंस नहीं बनता कि आप अपने अर्ली करियर के अंदर घर लें। बट हाँ, आप आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम में आपने काफ़ी पैसा एक्यूमुलेट कर लिया, सेविंग्स करके, एसआईपी करके, आपकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज हो गया, तब आप एक ऐसा घर लेना चाहते हैं जिसमें आप अपने खर्चे और एक्सपेंसेस दोनों 50 से 60% में मैनेज कर लें और 40% आप फिर भी सेव कर पा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैड चॉइस, बट स्टिल एटलीस्ट इन अर्ली स्टेज मेरा सजेशन सबको यही रहता है कि अगर आपका इमोशनल डिसीजन नहीं है वो, कि आपको घर खरीदना, उसके बगैर तो आप रह ही नहीं सकते, तो फिर आपको एक रेंटेड हाउस पे रहना चाहिए। मैं फिलहाल भी रेंटेड हाउस पे रहता हूँ, मेरा भी कोई लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई प्लान भी नहीं है कि घर खरीदने का, बिकॉज दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन माई करियर। ओके। सर, अपनी सेविंग्स के साथ लोग कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करें? देखिए, काफ़ी एक गलत चीज़ है जो लोग आजकल प्रमोट कर रहे हैं कि लोग यूट्यूब पे और वीडियोस में अपना लाइफस्टाइल ही सेल करने लगे हैं। आई डोंट थिंक आपको किसी के लाइफस्टाइल से इंस्पायर होना चाहिए, एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स मी, यू, एवरीवन। एवरीवन शुड क्रिएट देयर ओन लाइफस्टाइल, बट उस लाइफस्टाइल के लिए आप कितना पे कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 रुपये में ही अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक आपको किसी को बताने की ज़रूरत है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, और लंबे समय में आप इस चीज़ पे गलत जा सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट करना है, जो भी चीज़ें आप उसमें पसंद करते हैं, क्या वो 50-60% में आए, ताकि आपके पास एक कंसिडरेबल सेविंग रहे एवरी मंथ की, जो कि आप अपने आने वाले गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी फाइनेंशियल हैबिट है जिसने आपकी लाइफ को बदला है? सो आई थिंक फर्स्ट इज बजटिंग। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप एवरी मंथ कितना अर्न कर रहे हैं, क्या क्या आपके इनकम के सोर्सेज हैं, और कितना आप खर्च कर रहे हैं। और आपको उसका एक थ्रेशोल्ड भी डिसाइड करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ बैठ के, और सब लोग अलाइन होने चाहिए कि हम अपने एक्सपेंसेस को इतने पे रखेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ नॉट गेटिंग इन टू द क्राउड नॉइस। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, आपको अपने लाइफस्टाइल को, अपनी हैबिट्स को अपने अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करके चलना चाहिए। थर्ड इज़ यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई स्मॉल थिंग्स विच शुड क्रिएट एन इम्पैक्ट। आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। लोग अक्सर क्या देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ हिट हो रही है तो मैं भी इसको फॉलो कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपके लिए काम, किसी और के लिए काम करी तो आपके लिए भी काम करेगी। तो आपको उन चीज़ों को देखना पड़ेगा जो आपके लिए काम करें। सो आपको लॉन्ग टर्म में ऐसी हैबिट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी जहाँ पे आप किसी भी चीज़ की, ये सिर्फ फाइनेंशियल लाइफ के लिए नहीं है, इवन फॉर पीपल अराउंड यू, दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू दैट दे आर क्रिएटिंग इन योर लाइफ। आपको ये नहीं देखना है वो छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बट आपको लगता है कि नो, द कंटेंट दे आर मेकिंग इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर मी, तो आपको ऐसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अल्टीमेटली आपको लोगों को देखकर नहीं किसी चीज़ को फॉलो करना है, आपको आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है उस चीज़ को फॉलो करना है। मैं आपको अपना लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, जिनसे मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखी, उनका नाम था वरुण मल्होत्रा। जिस टाइम पे मैंने उनसे कोचिंग लेनी शुरू करी, उनके पास 10 स्टूडेंट्स भी नहीं थे, बट व्हेन आई वेंट देयर और मैंने देखा वो जो बात कर रहे हैं, उस बात के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बन सकती है मेरी, देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर लर्निंग वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रॉम हिम, अगर हम देखें जो 10-12 साल की जर्नी रही, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही, और आज जो भी मैं कॉर्पस क्रिएट कर पाया, दैट इज़ ओनली बिकॉज I implemented those learnings. So whenever you meet anybody, whether online, offline, if you see that this content, this person is able to create value in my life, you follow that. You need to have certain people in your life who can guide you, mentor you in every aspect, in the aspect of health, in the aspect of finance, in the aspect of personal relationship management. तो आपके पास ऐसे मेंटर होने चाहिए। ये अपने आप में मिलना बहुत मुश्किल है, आपको अच्छे लोग कम मिलते हैं, बट जब आपको मिल जाएं, then you need to make sure that you stay with them, you stay around with them, you spend time with them, and you follow them. वॉरेन बफे का यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा कोट है जो मेरे को काफ़ी पर्सनली रेजोनेट करता है। ही सेज दैट यू पिक अप पीपल हु आर बेटर देन यू इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, एंड यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम। पहली बात, ऐसे लोग ही मिलना बहुत मुश्किल है, बट जब आपको मिल जाएं, देन यू नीड टू एंश्योर दैट यू आर लर्निंग मैक्सिमम आउट ऑफ इट, एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम विद इट। जैसा कि बोलते हैं कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो कि आपसे बेटर हैं, तो अल्टीमेटली यू विल ऑल्सो इम्प्रूव एवरी डे। करेक्ट।
सर काफ़ी सारे लोग हैं जो एक रैट रेस में है 9 to 5 वाली जॉब में, ठीक है? तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं बिकॉज़ उनका ज़्यादातर टाइम वहाँ पे जाता है, तो वो कैसे वहाँ से फ्री होके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ें? देखिए, पहली बात तो मैं इस टर्म से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, रैट रेस कोई रैट रेस नहीं है। आई थिंक ये आजकल लोगों ने काफ़ी किसी भी टर्मिनोलॉजी को चलाने के लिए इसको काफ़ी पॉपुलर करते हैं। देखिए, अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर ही काम करते हैं। आज अगर आप बोल रहे हैं आप रैट रेस में हैं, मान लीजिए आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, मैं हुँ, ऐसा मान के चल रहा हूँ, तो आप एक बिज़नेस करेंगे, बट क्या वो बिज़नेस आप अकेले कर पाएँगे? आपको अपने पास बहुत सारे एम्प्लॉइज़ रखने पड़ेंगे। क्या आप उन एम्प्लॉइज़ को बोल सकते हैं कि वो रैट रेस में है? जब आप एक हुँ, जॉब में थे तब आप उसको रैट रेस बोल रहे थे। अब आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपके पास 10 एम्प्लॉइज़ हैं, क्या आप उनको खड़े होके बोल पाएँगे कि आप रैट रेस में हैं? अगर ऐसे हर ही इंसान बिज़नेस करने लग जाए, तो फिर तो ये पूरी सोसाइटी ही नहीं चल पाएगी। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक बात एक्नॉलेज करनी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अ लॉट ऑफ यूथ टुडे आर वर्किंग इन जॉब्स दैट दे डोंट लाइक, और तभी वो इसको रैट रेस या 9 टू 5 जॉब ऐसे सब टर्मिनोलॉजी से बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम जॉब अपनी पहली करना शुरू करते हैं, हम अपने पैशन में नहीं करते। हमें हुँ, होता है कौन ज़्यादा पैसे ऑफ़र कर रहा है। हम एक राइट, कंसल्टेंसी के पास जाते हैं, एक इंटरव्यू देते हैं, दूसरा इंटरव्यू देते हैं, तीसरा देते हैं। जो क्लियर हो जाता है, जो हमें ₹1000 एक्स्ट्रा पे कर रहा होता है, हम वहाँ पे जॉब करना शुरू कर सकते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ये काम हम बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। हमें अल्टीमेटली एक ऐसे करियर में मूव करना पड़ेगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, जिसके जो काम मैं लाइफ़ टाइम कर सकता हूँ और जिसको करते हुए मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैं एक्चुअल में काम कर रहा हूँ। सो अगर आप एक ऐसी जॉब में हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, तो पहली बात तो इसको रैट रेस नहीं बोलिए, ठीक हुँ, है? आप समझिए आपको एक ऐसे करियर में मूव करना है जो कि आपको पसंद का है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है आपको ये ढूँढना पड़ेगा कि आपको पसंद क्या है? करेक्ट, आज के टाइम में अगर आप 10 लोगों से पूछें, उनको बोले हम पैसे को हटा देते हैं, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो अब आप बताइए आप क्या करना चाहेंगे? तो उन 10 में से 10 के पास इस बात का आंसर ही नहीं होता। हुँ, इसका मतलब ये है कि अगर पैसा हटा भी दिया जाए तो उनको अपना पैशन ही नहीं पता। तो हुँ, सबसे पहले आप अपना पैशन ढूँढिए। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको गार्डनिंग पसंद है, तो आप गार्डनिंग में पार्ट टाइम काम करना शुरू कीजिए। किसी ऐसे इंसान के साथ काम कीजिए जिसका गार्डनिंग पैशन हो, और उस टाइम आप उससे पैसे की उम्मीद मत कीजिए। हुँ, थोड़ा टाइम जब आप अपने पैशन के लिए काम करेंगे तो आपको धीरे-धीरे काम समझ आना शुरू होगा, और धीरे-धीरे आप उसको मोनेटाइज़ करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम कर रहे हैं, तो आपकी एक्टिव जॉब से आप एक स्टेज पे पहुँचेंगे, जहाँ पे उस इनकम का आपके लिए आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा। तब शायद आप एक शिफ्ट ले सकते हैं उस करियर की तरफ, जहाँ पे जो कि आपको आपका पैशन भी है और जो कि आपको पैसा भी दे सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके कोई बुक या कोई मूवी आप रिकमेंड करना चाहेंगे? आई थिंक फाइनेंसेस को समझने के लिए मेरे हिसाब से फाइनेंस अपने आप में समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 2 कॉन्सेप्ट समझें, 2 इमोशन समझें ह्यूमन बीइंग्स के, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एक है फ़ियर और दूसरा है ग्रीड। फ़ियर पे तो मुझे ऐसी कभी कोई मूवी याद नहीं आ रही, बट ग्रीड पे एक मैं आपको मूवी बता सकता हूँ जो कि बहुत अच्छी तरह ग्रीड एक्सप्लेन करती है। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल मूवी, मूवी का नाम है तुम्बाड। वैसे भी मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे आप लालच कैसे काम करता है वो समझ जाएँगे। क्योंकि यही 2 इमोशन हैं जिस पे जिन इमोशंस के आते हुए आप अपनी रैशनैलिटी को लूज़ कर देते हैं और आप किसी भी चीज़ पे बिलीव करना शुरू करते हैं। कुछ बुक्स हैं जो लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप एक नॉन फाइनेंस पर्सन हैं, आपको फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट नहीं है और सिंपली समझना चाहते हैं, तो 2 बुक हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी जो कि काफ़ी अच्छी बुक है हुँ, फाइनेंस के ऊपर। दूसरी है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, बैलेंस शीट, इंट्रिंसिक वैल्यू ये सब समझते हैं, तो आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ सकते हैं, जो कि वॉरेन बफे के ऊपर है, उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल के ऊपर है। काफ़ी अच्छी बुक है ये। सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे और शायद मेरे व्यूअर्स के मतलब सॉल्व हुए होंगे और मेरे व्यूअर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं कपिल जी से फाइनेंस रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कपिल जी सारे सवालों का जवाब देंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज का पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मतलब काफ़ी कुछ क्वेश्चंस की क्वेरी सॉल्व हुई है। तो होपफुली हम नेक्स्ट पॉडकास्ट भी जल्दी लेकर आएँगे। आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।